जैसे कि हमने कल कहा था, आज कहानी पे बातचीत होगी और कुछ आप में से कहानी लिख के लेके आए होंगे, जिनकी अपनी सभी कहानियाँ हैं उनको हम यहाँ सुनेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कहानी में क्या है, आजकल समकालीन कहानियाँ क्या है, पुरानी कहानियाँ क्या है, कैसा है कालजयी रचना कैसे की जाए, ये भी ऐसा सिद्धांत तो दे देंगे। बाकी तो यही है, मैंने कल भी कहा था कि अगर मार्केट में एक्सेप्ट होगी, सालों साल चल गई तो कालजयी रचना अपने आप ही बन जाती है। कहानी का आपने सुना ही होगा, सबने कह नानी से शायद वो कहानी बना है। बाकी तो विस्तार में जो है यहाँ पर उपस्थित लोग हैं जिन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, इनकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। मगर अशोक जी जो है ना वो अध्यापक है बाय प्रोफेशन, तो इनको मैं कहूँगा कि जरा 5-10 मिनट माइक पकड़ करके और अपने कहानी के बारे में, कहानी क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, आजकल समकालीन 5 एक संक्षेप में एक वक्तव्य दें जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि आज हम किस बात पे बातचीत कर रहे हैं। उसके पश्चात फिर हम आपकी कहानी सुनेंगे। मंच से भी अगर किसी ने कोई छोटी कहानी लिखी हो, पहले सबसे पहले प्राथमिकता आपको है और आप निश्चित रूप से ही कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे हमसे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हम उनका जवाब दें। अशोक जी, कहानी मनोरंजन किस चीज़ है? कहानी कई प्रकार की होती है, जैसे हम ऐतिहासिक बता सकते हैं, सामाजिक बता सकते हैं, पारिवारिक बता सकते हैं। उनकी बुद्धि में बात पड़ी है। पहले कहानी कैसी होनी चाहिए, कहानी का सबसे श्रेष्ठतम गुण क्या क्या होना चाहिए, उस पर हम से डालेंगे। कहानी के तत्वों को छोड़ दीजिए, वो तो आ ही जाएगा। जो भी कहानी लिखी, लघुतम कहानी से लेकर बड़ी बड़ी कहानी, लंबी कहानी जो लिखी जाती है, उसमें भी वो तत्व कहीं न कहीं समझ होते जाएंगे। और देखिए कहानी में क्या होती है, बचपन में छुट्टी में कहानी हम आपने भी सुनी होगी, हर प्रदेश में उसकी विशेषता होती है। अपनी अपने ढंग से वो कहानी गढ़ी जाती है। तो हमारे वहाँ में कहानी है, वो जो एक ढेरा और एक पत्ता, वो काशी की यात्रा करता है। आपके उपस्थित होंगे शायद। और क्या होता है, थोड़ी दूर आगे चलता है तो यहाँ वो जो दोनों इतने सब तो दोस्त है, ढेरा भी दोस्त है, वो जो मिट्टी का है और वो जो पत्ता, सूखा पत्ता है, दोनों इतने अंतरंग है, दोनों एक साथ काशी की यात्रा करने निकलते हैं। तो क्या होती है, थोड़ी देर चलने पर वहाँ बारिश होती है। बारिश होने पर क्या होता है, वो जो ढेरा जो मिट्टी का है वो गिरने लगता है। तो उनका मित्र है वो जो सूखा पत्ता है, सूखा पत्ता क्या करता है, उसको ऊपर चढ़ जाता है और उस भारी बारिश से उसे बचाता है। कहानी है ऐसा सबसे, वो उसे बचाता है और वे खुशी खुशी, क्योंकि उनकी दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। और दिन बीत गए तो एक दिन क्या हो गया, हवा गई, तेज हवा गई, जैसे झोंका गई, तो ये जो सूखा पत्ता जो है वो नष्ट होने जा रहा था। तो जल्दी क्या किया, ढेरे ने उसके ऊपर चढ़ा और उसकी रक्षा की। देखिए दोनों फिर आगे बढ़े। एक दिन क्या हो गया, भारी वर्षा भी आ गई और तूफान भी आया। दोनों एक दूसरे को पकड़ने की अगर करने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो जो बारिश में वो ढेरा वो भी चल बसा और ये जो हवा में वो चक्कर करते वो भी चल बसा। लेकिन वहाँ कहानी समाप्त होती है, लेकिन जहाँ कहानी समाप्त होती है वहाँ से कथा शुरू होनी चाहिए। लेकिन उसमें छोटे बच्चों को हम या बच्चियों को हम कहानी सुनाते हैं, इसलिए सुनाते हैं कि उनकी भावना चले। इस कहानी में क्या देखा, क्या भावना आपकी चली, थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। आप तो सुनी होगी बचपन में, आपसे बताया होगा, माँ ध्यान लगे, ठीक है ना। केरल में खासकर यही कहानी चलती है, सुना है मन्नागट्टे करी कथा में किस है, हाँ वही कहानी, ठीक है। इस कहानी से एक बच्चे को या किसी को भी क्या मिलता है, देखिए तो 2-3 बातें कम से कम उसे मिलना चाहिए, मिलता है। चाहे वो छुटपन में नहीं मिला हो, लेकिन बड़े होने पर। मैं पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित भी है, दोनों ब्लैक में पढ़े हुए भी है,
इसी कारण से हम जैसे हम जानते हैं जहाँ हमारे घरों में आया हमारे जीवन में कोई मुर्गे आ रहे हैं तो भी हम क्या करते हैं इसी प्रकार गाड़ी को खींचते ले आते हैं। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में ऐसा नहीं होता, जहाँ उनको पेट शुरू होता है वहीं वे मुक्त हो जाता है, उसमें कभी लगातार टेंशन जीवन में तो प्रश्न आता है, नैतिक आता है, ऐसा मौका भी उन्होंने दोनों ने क्या निश्चय किया, जब लंबे दिनों तक ये टेंशन आगे जारी रहा तो दोनों ने सोचा ठीक है आगे हम एक साथ नहीं जा सकते, तो हम अपनी बच्ची के लिए सही हम दोनों के लिए नहीं हम अलग हो जाए। उसका कोई कोर्ट केस कुछ भी नहीं चला, डाइवर्स भी नहीं हुआ, दोनों अलग अलग जीने लगे। और क्या हो गया, कलकत्ता के दो जगहों में भी जीने लगे, लेकिन बीच में क्या होता था, रास्ते में ये मिल जाते थे, दो हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे, लेकिन रास्ते में मिल जाते थे तो उनके वो धीरे धीरे गांव में अकाल पड़ने की स्थिति पैदा हुई। गांव वाले गांव छोड़कर रोटी रोजी के चक्कर में शहर की तरफ भागने लगे। जिस गांव के साथ रिश्ता जोड़ना दूसरे गांव वाले पसंद किया करते थे, अब उसी गांव के युवकों की शादियां होना भी दुष्कर हो गया था। जो गांव वाले अपने गांव में अपनी मर्जी के मालिक थे, वह शहर में जाकर मजदूरी का काम करने पर विवश हो गए थे। रत्नपुर की हालात अब बहुत बिगड़ गई थी। गांव में अब केवल स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े लोग ही वास्तव कर रहे थे। उसी गांव से शादी करके बरसों पहले चली गई सखुबाई अपने माता पिता को मिलने के लिए आती है। तब गांव की स्थिति देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है। सखुबाई के साथ 25-26 साल का बेटा सूरज भी अपने मामा के गांव आता है। सूरज ने कृषि की पढ़ाई की हुई है। सूरज ने गांव की स्थिति के हालात के विषय में अपने नाना से जब पूछा, तब नाना ने कहा कि अपने गांव के वैभव की जानकारी नाना ने सूरज को दी और कहा कि बेटे, तुम आज जिस गांव को देख रहे हो, 20 साल पहले यह गांव ऐसा नहीं था। यहाँ पर सभी लोग खुशहाली से गुजर बसर करते थे, लेकिन लोगों की लालसा बढ़ती गई। कहते हैं कि यह जीवन का अनुभव है। कहानी क्या है? आप जो है एक दो शब्द में कह सकते हैं कि कहानी है, जीवन की अभिव्यक्ति है। और यही कारण है कि जीवन जैसे जैसे उतार चढ़ाव से गुजरता है, आगे बढ़ता है, उसी तरह कहानियों का शिल्प, सौंदर्य, कथा वस्तु, तमाम चीजें बदलती चली जाती हैं। मैं महान लेखक मैक्सिम गोर्की से शुरू करना चाहता हूँ। कहानी लिखने के लिए किन किन तत्वों की जरूरत है, यह आप बाद में समझें। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि जीवन का यथेष्ट अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगर जीवन का यथेष्ट अनुभव नहीं है तो आपके पास चाहे जो भी शिल्प हो, भाषा हो, ज्ञान हो, वह जो है कभी भी उर्वरता प्रदान नहीं कर सकते हैं। मैक्सिम गोर्की की स्कूली पढ़ाई बहुत कम थी। संभवतः उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ली थी। मजबूरी में वह बचपन में ही घर से निकल गए। कुछ समय उन्होंने चाय की दुकानों में अपना व्यतीत किया। कुछ समय उन्होंने वेश्यालयों में अपना समय व्यतीत किया। कुछ समय उन्होंने शिप में अपना समय व्यक्त किया और उनका कुछ समय छात्रावास में बच्चों के जूता का पॉलिश करने और घर की सफाई करने, बर्तन मांजने में व्यतीत हुआ।
जब उन्होंने लेनिन से मुलाकात की और अपने जीवन की यंत्रणाओं के बारे में उन्हें अवगत कराया, तो लेनिन ने कहा कि गोर्की, तुम्हारे पास जीवन का यथेष्ट अनुभव है, तुम इन अनुभवों को लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें विश्व के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय के दरबार में जाना चाहिए और उनसे तुम्हें सीखना चाहिए कि किस तरह लिखा जाता है, किस तरह अपनी बात कही जाती है। इन तमाम चीज़ों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बुनियादी चीज़ों को अगर नहीं समझ पाएंगे तो कहानी के तत्वों में उलझे रह जाएंगे और आप जो है बेहतरीन लेखक नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं इन चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। तो उन्होंने अर्थात मैक्सिम गोर्की ने एक पुस्तक लिखी, मेरा विश्वविद्यालय। अब इससे आप क्या समझते हैं? उसमें वो कह रहे हैं कि वेश्यालयों में मैंने जो अपना वक्त गुजारा, दुकानों में मैंने काम किया, जहाजों पर मैंने काम किया, छोटी मोटी मैंने चोरी की, छात्रावास में बच्चों के जूतों को पॉलिश किया, यही मेरा विश्वविद्यालय है। मैंने इन्हीं जगहों पर मैंने पढ़ाई की। तो उन्होंने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की उच्च शिक्षा नहीं ली, अर्थात उन्होंने जीवन के यथेष्ट अनुभव बटोरे। और यही कारण है कि मैक्सिम गोर्की जब कॉलेज या विश्वविद्यालयों के बगल से गुजरते थे तो उनके आंख से आंसू निकल पड़ते, रोने लगते। वह सोचते थे कि कॉलेज के भीतर, विश्वविद्यालय के भीतर बच्चे कैसे बैठते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे, उन्होंने कभी देखा नहीं। और वह तब उनके आंख से आंसू निकलते थे जब उनकी पुस्तकें विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती थी, कॉलेजों में पढ़ाई जाती थी। और अपनी आत्मकथा में गोर्की ने लिखा है कि जब मैं किसी विश्वविद्यालय के बगल से गुजरता हूँ तो मेरे आंख से आंसू निकल पड़ते हैं। मैं सोचता हूँ कि विश्वविद्यालय में बच्चे मेरी पुस्तकों को किस तरह पढ़ते होंगे, कैसे बैठते होंगे, क्या करते होंगे। तो यह पहली बात जो समझने की है वह यह है कि अगर आप बढ़िया लेखक बनना चाहते हैं, कहानीकार बनना चाहते हैं, शिल्पी बनना चाहते हैं, तो आपके पास जीवन का यथेष्ट अनुभव होना चाहिए और आपको ईमानदार होना चाहिए। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आपके पास अनुभव होने के बावजूद भी आप बढ़िया लेखक नहीं बन सकते हैं। ईमानदार आदमी ही सही बात कह सकता है, सही बात लिख सकता है। झूठ लिखकर, सिर्फ कल्पना के सहारे, झूठ को आगे बढ़ाकर, झूठ को विस्तार देकर, झूठ के पंख से आकाश की यात्राएं कर कोई महान लेखक नहीं बन सकता है, कोई महान कवि नहीं बन सकता है। दुनिया के जो इने गिने बड़े लेखक हुए हैं, भारत में आप जानते हैं कि भारत के बड़े कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद हिंदी पट्टी के, बंगला के बहुत बड़े कथा शिल्पी हैं शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। इन लोगों के जीवन से सीखिए, जीवन को देखिए और समझिए। रूस के सबसे बड़े कथाकार हैं लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की। इन लोगों के जीवन को देखिए, उनको पढ़िए, उनसे सीखिए, उनसे जानिए। जब लियो टॉल्स्टॉय के दरबार से मैक्सिम गोर्की लौटते हैं लेनिन के पास, तो लेनिन ने पूछा
कि तुमने क्या सीखा, क्या देखा। मैक्सिम गोर्की कहते हैं कि लियो टॉल्स्टॉय जब समुद्र का वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि समुद्र की लहरें हमारी आंखों के सामने उभर कर आ गई और भय लगता है। जब वह जंगल का वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि जंगल के बीच हम खड़े हैं। लियो टॉल्स्टॉय अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक लड़का अक्सर मदद को लेकर मेरे पास आता है और मैं उसे चंद पैसे देकर वापस कर देता हूं। मैं जानता हूं कि रिश्ते में यह मेरा भाई है। मेरे सामंत पिता के अनेक महिलाओं से संबंध रहे हैं। उन्हीं संबंधों का परिणाम यह लड़का भी है। मैंने ईमानदारी की बात कही है, यह ईमानदार अभिव्यक्ति है। फिर अपनी आत्मकथा में आगे वह लिखते हैं कि एक राज परिवार की महिला से जब उनकी शादी की बात तय हुई तब लियो टॉल्स्टॉय को लगा कि शायद एक बड़े लेखक होने के कारण जो मेरा प्रचार प्रसार है, जो मेरा आभा मंडल है, जो रूस में मेरा रुतबा है, उसके कारण वह मुझसे आकृष्ट होकर शादी करना चाहती है। लेकिन शायद मेरे बारे में वह बहुत कम जानती है, उसे सही बात जानना चाहिए। और लियो टॉल्स्टॉय ने एक लंबा पत्र लिखकर भेजा कि तुम मुझे संत महात्मा समझती हो, वैसा मैं कुछ नहीं। मेरे भी संबंध उस महिलाओं से रहे। मैं समझने के लिए कह रहा हूं, चीजों को आप समझिए, ईमानदारी क्या चीज है। उसके बाद पत्र पढ़ने के बाद वह महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है। एक चित्र, एक दृश्य जो उसके हृदय में पहले से बैठा हुआ था, अपनी जगह बनाए हुए था, वह एकाएक धराशाही हो गया। लेकिन लंबे समय के बाद उसने महसूस किया, उस स्त्री ने, कि कम से कम होने वाला मेरा जो यह पति है इतना तो ईमानदार है, उसने सही बात बता दी। तो पहली बात है जीवन का अनुभव। कहानी के अन्य तत्वों पर बहुत बाद में आई है, वह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि जो तत्वज्ञानी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है जीवन का यथेष्ट अनुभव होना चाहिए। शब्द भाषा तो आपके पास होना ही चाहिए, शिल्प तो धीरे धीरे विकसित होगा, लेकिन जीवन का अनुभव और ईमानदार अभिव्यक्ति, उसके लिए आपको ईमानदार होना होगा। और अपने आप को यह नहीं समझना होगा कि हम समाज से इतर हैं, अलग हैं। हम समाज से ही लेते हैं और समाज को ही देते हैं। समाज से जो लेते हैं उसमें कुछ फिर मिला जुला करके हम समाज को देते हैं। तो कहानी में कल्पना चाहिए, लेकिन कल्पना को भी मैं सबसे महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जिन चीज़ों को मैं मानता हूँ मेरे लिए वह है जीवन का अनुभव और ईमानदार अभिव्यक्ति। उसके बाद कल्पना की जगह है। कहानी में कल्पना चाहिए। कल्पना के पंख से जब आप आकाश में उड़ेंगे वहाँ भी आपका यह जीवन अनुभव जो है काम आएगा। मेरी एक कहानी है जो बंगला में भी अनुदित है। एक है रंजन और एक कहानी है पहचान। एक पिता
यह सोचता है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे परिवार में बंटवारा नहीं होगा। पिता की 2 संतानें हैं, एक का नाम है जगत, दूसरे का नाम है जीवन। लेकिन बच्चे बड़े होते हैं, उनकी अपनी दुनिया है, उनके अपने सपने हैं और माँ बाप के सपनों से उनके सपनों का कोई मेल नहीं है। एक बेटा शहर में नौकरी कर रहा है, दूसरा बेटा घर पर रह रहा है। जो शहर में नौकरी कर रहा है वह सोचता है कि गांव में जो हमारी जमीन जायदाद है, अब इसकी क्या जरूरत है, क्यों नहीं इसे बेचकर हम शहर में जो है अपनी सुख समृद्धि में विस्तार करें। और वह पिता को कहता है कि पिताजी, अगर परिवार में बंटवारा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग भी जो है शहर चले आइए या एक आदमी गांव में रह जाइए और हम जो है इस संपत्ति का उपयोग जो है अपने ढंग से करें। पिता की लाख कोशिश के बावजूद भी बंटवारा नहीं चलता है। पंच बैठते हैं, लेकिन दोनों भाई सोच रहे हैं मन ही मन कि हमें माँ चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बंटवारा हो रहा है लेकिन दोनों भाई यह चाहते हैं कि हमें माँ चाहिए। पिता को कोई नहीं चाहता है, माने माँ बाप का भी बंटवारा हो। माने पिता जो है एक बेटे के साथ रहे और माँ दूसरे बेटे के साथ रहे, लेकिन दोनों भाई चाहते हैं मन ही मन कि हमारे ही से माँ आए। उसका कारण यह है कि पिता आंख से अंधे हो चुके हैं, वह देख नहीं सकते हैं। माँ अभी शरीर से तंदुरुस्त हैं, वह देख सकती हैं, घर का काम कर सकती हैं, झाड़ू लगा सकती हैं, बच्चों को खिला सकती हैं, बहला सकती हैं और तमाम चीज़ों का जब बंटवारा हो जाता है तो माँ बाप पर आकर विवाद ठहर जाता है। दोनों भाई कहते हैं कि हमको माँ चाहिए। अंत में माँ बाप यह निर्णय लेते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में क्या हमें 2 रोटी नहीं मिलेगी। और दोनों जो है रात के अंधेरे में घर छोड़कर चले जाते हैं। कहानी यही खत्म हो जाती है। यह आज के समय का यथार्थ है। जिस बाप से गांव वाले जब भी पूछते थे कि मृत्युंजय बाबू, एक बेटा तो शहर में रह रहा है, आपका ख्याल तो रखता है? मृत्युंजय बाबू कहते हैं कि हाँ, वो बराबर पत्र लिखता है और कहता है कि पिताजी, आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा, आप मेरे साथ आ जाइए ना। मेरे कष्ट को नहीं देख पाता है, इसीलिए वो चाहता है कि गांव की हवेली, जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया जाए। अर्थात मृत्युंजय बाबू की जो साख है, सामंती जो प्रतिष्ठा है, उसको गंवाना नहीं चाहते हैं और गांव वालों से झूठ बोलते हैं। लेकिन गांव में चर्चा होती है, गांव के लोग समझते हैं कि मृत्युंजय बाबू झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि घर परिवार में क्या होता है गांव को हर व्यक्ति को इसकी खबर होती है, भनक तो लग ही जाती है। अंत में जब रात के अंधेरे में मृत्युंजय बाबू अपनी पत्नी को लेकर घर से निकलते हैं तो भिखू नाम का एक उनका नौकर है, वो आकर कहता है कि मालिक, आपका दिया हुआ बहुत कुछ है, मेरे साथ चलिए। तो आज जो है जीवन की जटिलता पहले के बनिस्बत बहुत अधिक बढ़ी है, तो स्वाभाविक है उन जटिलताओं को हम कहानी में जब व्यक्त करना चाहेंगे तो उसके अनुकूल शब्द होना चाहिए।
शब्द हम सामर्थ्य होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम परिष्कार, प्रांजल, सहज भाषा में अपनी बात कहें जो बोधगम्य हो। प्रेमचंद अगर बहुत अधिक प्रिय हुए तो उसका एकमात्र कारण यह है कि जीवन के अनुभव को उन्होंने बहुत सहज सरल तरीके से व्यक्त किया, इसलिए उन्हें यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। लेकिन आज यथार्थवाद का भी युग नहीं है, इसलिए आपको आगे बढ़ना होगा। प्रेमचंद जहां ठहर गए हैं उससे आपको आगे बढ़ना होगा। अर्थात आने वाला समय जो है सर्वहारा साहित्य का युग होगा, और इस पर आप चिंतन करें, विचार करें। यथार्थवादी साहित्य का भी भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है, अब उससे आगे बढ़ना होगा। सर्वहारा साहित्य का के सृजन के क्षेत्र में आपको पहलकदमी करनी होगी। उसके लिए आपके पास जीवन का अनुभव, जीवन का संघर्ष, यह सबसे अधिक महत्व रखता है। इसके बिना कोई उन्नत साहित्य की रचना आप नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। मैंने बहुत समय ले लिया, अन्य साथी भी बोलने वाले हैं। अभी प्रोफेसर अजय साहब आए हैं। कैसे लिखें, उसके साथ साथ यथार्थवाद और बहुत सारी सोचा थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। मैं इसी क्रम में एक छोटी सी बात करता हूँ जो यथार्थ है। अभी रिसेंटली शायद 1 साल पहले की घटना है, विजयपत सिंघानिया जो जेके के मालिक पूरे थे, उन्होंने क्या किया, अपने बेटे के नाम पर सारी संपत्ति कर दी और उसके बाद बेटे ने उनको बेदखल कर दिया। कितना बड़ा औद्योगिक घराना, आप ये देखिए जेके इंडस्ट्रीज। तो ये यथार्थ है और इस पर भी कहानी आप लोग लिख सकते हो। मतलब कहानी क्या है कि इसको वही है कि लेखक को आप किस ढंग से प्रस्तुति करोगे, तो ये बिल्कुल सत्य घटना है। और दूसरा क्या है कि भी मैं रिसेंटली आजकल देखता हूँ व्हाट्सएप पे भी आजकल चलते हैं, एक मीडिया हो गया, इस पर भी छोटी छोटी कहानियों का एक दौर चल पड़ा है। तो इसमें भी संबंधों के बारे में बहुत सारा लिखा जा रहा है, मगर फिर मैं ये कहूँगा कि यथार्थ में सारी नेगेटिविटी नहीं है, गलत नहीं है। बहुत सारे लोग बाल बच्चे, और पुरानी एक कहानी पढ़िए आप, देखिए बड़े घर की बेटी है ना, तो वो भी आपके लिए एक प्लॉट है कि आप कहानी कैसे, क्योंकि वो बड़े घर की बेटी हो गाँव की, उस पर परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी, मगर आज IT के परिप्रेक्ष्य में भी आप ऐसी कहानी बना सकते हो। ये तो आपके लिए प्लॉट है। कहानियाँ मैंने पहले भी कल भी कहा था कि सामग्री वही रहेगी किसी भी काल में, बस परिवेश बदल जाते हैं। और एक अच्छा लेखक, कवि, कहानीकार, उसका यही कर्तव्य है कि वो समय के हिसाब से वो लिखे। तो समय के हिसाब से लिखेगा तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा, है ना। जैसे कल मैडम ने भी कहा था, सर भी कह रहे थे कि भाई हम किसानों पे लिखेंगे। नो डाउट किसान काफ़ी है, मगर महानगरों की भी अलग समस्याएं आ गई हैं। दूसरा क्या है कि आजकल जॉइंट फैमिली का कल्चर ख़त्म हो गया है, तो हम उस पर नेगेटिव न हो, क्योंकि क्या है कि आजकल हर आदमी शहरों में आ गया। शहर में उतनी जगह ही नहीं, आपको 2 कमरे का मकान नहीं मिल पाता, तो आप 8 लोगों की फैमिली आप वहाँ कैसे रखेंगे, ये संभव नहीं है। और मेरा अपना मानना है, लोग आप इससे मतभेद भी रखते हैं। एक बहुत बड़ी चर्चा होती है आजकल कि भाई ये ओल्ड एज होम है ना, बात हुई कि अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज देते हैं। मैंने कहा आज की वो महानगरों की तो कम से कम आवश्यकता बन चुकी है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल में हैं, तो आपके जो वृद्ध माता पिता है उनको कौन देखेगा। फॉरगेट किए वो आपकी हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मगर दूसरा एंगल भी तो देखिए ना, वो बीमार हो गए, उनको फ़ोन चलाना नहीं आता, लिफ्ट से बात उतरना नहीं आता, तो आप उसको भी ध्यान में रखिए। क्योंकि जो लेखक है वो समाज सुधारक भी होता है, साहित्यकार को समाज का हित, सबका हित करना है। तो इस पे दृष्टिकोण से भी आप लिखिए कि बहुत सारी चीज़ें आज की आवश्यकता बन गई हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर ओल्ड एज होम बने हैं तो हमारा ये कर्तव्य है, या सरकार का कर्तव्य है, या जो भी NGO का कर्तव्य है कि वो कितने अच्छे ढंग से मेंटेन हो, और डॉक्टर फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, खाने की फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, उस परिप्रेक्ष्य में भी हम लिखें। क्योंकि मदर, फादर या बच्चे सैटरडे संडे को विजिट कर सकते हैं, मगर वो 5 दिन जो घर पे रहते हैं हस्बैंड वाइफ, आप देख लीजिए महानगरों का, मतलब जैसे मुझे दिल्ली बॉम्बे का है कि वहाँ टाइम ही नहीं किसी के पास। तो अननेसेसरी आपके पेरेंट्स, किसी को खांसी हार्ट अटैक हो गया तो वो बेचारा घर में ही मर गया। उससे बेहतर है कि अगर वो ओल्ड एज होम में रहेगा, उसके पास 4 सहयोगी रहेंगे, तो निश्चित रूप से उसका इलाज कुछ संभव होगा। तो अब मैं यही उसको चर्चा को बंद करता हूँ। किसी दूसरे लेखक से पहले देखता हूँ कि पहले अजय जी आपकी सुनेंगे, तो पहले कोई दूसरा लेखक किसी ने कहानी लिखी है तो उसकी कहानी भी सुने, और फिर बाद में अजय जी से पूछेंगे बात। हाँ आइए, स्वागत है सर।
कि हिंदी साहित्य के ध्यान की कहानी, हिंदी साहित्य के ध्यान की कहानी जो बनेगी माँ भारती के मन की जवानी। लेकिन भावना से कैसे संवेदना की ओर बढ़ना है हमें, और संवेदना को एक विचार के रूप में स्थापित करना है अंततः एक लेखन में, यह बहुत जरूरी है। अन्यथा भावुकता कभी भी सृजनात्मकता नहीं ला पाएगी। पहली बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात, आज का शीर्षक ही है साहित्य लेखन, हिंदी साहित्य लेखन। तो साहित्य की कई विधाएं हैं। उन सारी विधाओं में पहली दिक्कत आती है कि हम लिखें क्या। विद्यार्थी पूछते हैं सर कैसे लिखें, लेकिन एक रचनाकार के लिए सवाल है कि हम क्या लिखें। सर्वेश्वर की कविता है, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, कि एक कमरे में लाशें सड़ रही हो और दूसरे कमरे में हम प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है। मुझे याद है व्यक्तिगत स्तर पर जब किसी राज्य में चारों तरफ आग लग रही हो, हिंसा हो रही हो, और उसके बीच यदि कोई प्रेम कविता लिखे, उस कविता का महत्व उनके लिए उनकी जगह पर है। लेकिन यदि हमारी रचना समय और समाज से सीधे सीधे हमें नहीं जोड़ पा रही है, तो हमारी रचना उस समय में कथ्य की दृष्टि से कभी भी सार्थक नहीं मानी जा सकती। अब सवाल आता है कि कथ्य है क्या, कैसे पहचानेंगे। हमारी कुछ छात्राएं यहाँ बैठी हुई भी हैं। एक अच्छा मौका है कि हम बहुत कुछ लिखते हैं फेसबुक में, बहुत कुछ लिखने के चक्कर में कुछ भी लिख जाते हैं। कुछ लिखना जरूरी है, लेकिन सब कुछ लिखना उतना ही गैर जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखें। तो कथ्य कैसे बनाएं, चाहे कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, किसी भी मामले में कथ्य के बिना रचना संभव नहीं है। अब कथ्य के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है तथ्य। यानी समाज में हम जो देखते हैं, पढ़ते हैं, घटनाएं, वह तथ्य है। यदि तथ्य को हूबहू रख दे तब तो हम समाचार पत्र में जैसे रिपोर्टिंग होती है, हम रिपोर्टर कहलाएंगे। लेकिन हमें तो लेखक बनना है, रचनाकार बनना है, सर्जक बनना है। तो सृजन, साहित्य का सृजन इस पत्रकारिता से आगे की चीज ठहरती है। अब सवाल है कि इस तथ्य के बिना कथ्य नहीं बन सकता, और यह तथ्य अपने आप में कथ्य भी नहीं है। तो अब क्या चाहिए? अब उस तथ्य के साथ हमें सत्य को जोड़ना होगा। और यह जो सत्य है, मैं कुछ सैद्धांतिक बात करके व्यावहारिक बातों को रखूंगा रचनाओं के आधार पर। जो डॉक्टर साहब ने कहानी रखी और जिन कहानियों से हम बहुत परिचित हैं, उसके आधार पर मैं अपनी बातें रखूंगा। अब साहित्य का सत्य अलग है, दर्शन का सत्य अलग है। दर्शन में जो एक बार सत्य और असत्य घोषित हुआ वह निष्कर्ष है, उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन सत्य का, साहित्य का सत्य हमेशा संभावनाओं के तहत आगे बढ़ता है। किस तरह से हो सकता है, पढ़कर लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। डॉक्टर साहब ने जो कहानी पढ़ी, उसमें सबसे बड़ी संभावना है कि ऐसा हो सकता है आने वाले समय माँ बाप को छोड़कर कैसे बच्चे अपनी फिक्र में निकल जाएंगे। और आज यह हो रहा है, वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। तो उन्होंने कहानी बहुत पहले लिखी, लेकिन उस तथ्य में जो सत्य उन्होंने पिरोया, संभावित सत्य, उसके कारण उनकी कहानी की सृजनात्मकता आज भी जिंदा है और आगे और भी ज्वलंत बनती जाएगी। यह एक बात है। तो सत्य में संभावित सत्य को जब तक नहीं लाएंगे हम, तब तक वह कथ्य नहीं बनेगा। मैं दो लिहाज से इस बात को रखना चाहूँगा। यदि विद्यार्थी है तो किसी कहानी की समीक्षा करते समय कथ्य की पहचान करें। रचनाकार है तो सबसे पहले तथ्य का चुनाव करें कि हमें किस पर लिखना है और उसकी संभावनाएं कहाँ दूर तक ले जाती है। प्रेमचंद का नाम आज लिए बिना किसी साहित्य के मंच की सार्थकता महसूस नहीं होती। क्यों? बड़े घर की बेटी के कारण नहीं,
बूढ़ी काकी के कारण नहीं, लेकिन ईदगाह के कारण हम कह सकते हैं, कफन के कारण कह सकते हैं, पूस की रात के कारण कह सकते हैं। तो एक ही रचनाकार है, उनके यहाँ एक रचना का कथ्य हमें आगे नहीं ले जाता, जबकि दूसरी रचना का कथ्य हमें अनंत समय, अनंत चुनौतियों की तरफ प्रेरित करता है। अब इसमें कैसे फर्क होता है हम देखें कि यदि हम कहानी ले ले बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी आई, वहां सारी समस्याओं का समाधान कर गई, तो क्या हुआ? आज तो बड़े घर की बेटियां सीरियल में या तो रोती है या रुलाती है, दो ही काम है। या तो रोती रहेगी और नहीं तो ऐसा षड्यंत्र रचती रहेगी कि सब रोते रहो, जबकि वहां बड़े घर की बेटी तो समस्या का समाधान कर रही है। तो उस कथ्य की संभावना आज हमारे लिए समाप्त प्राय है। अब वैसी आदर्श की रचनाएं हम रचेंगे तो हम आत्ममुग्ध हो सकते हैं। ऐसी रचनाओं को लिखते जाएं, हम लिखाड़ हो सकते हैं, लेखक नहीं हो सकते। इसलिए आदर्श को रचना अच्छी बात है, लेकिन उस आदर्श में हमारे समय के यथार्थ को, भविष्य में कैसी संभावनाएं मिल रही है, यह देखना बहुत जरूरी है। अब दूसरी तरफ कहानी लेकर आए, मान लिया जाए पूस की रात है। मैं उन्हीं रचनाओं को रख रहा हूं जिससे हमारे पाठक परिचित हैं। अब आज की मैं रचना लूं तो आज की रचना, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आज हमें प्रेमचंद तक टिकना नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो जब आज की रचना से ही हम परिचित नहीं है तो उस पर बात करना उचित नहीं बनता है। अब पूस की रात को ले लें। हल्कू कहता है कि कम से कम चलो, इस जाड़े की रात में सोने से मुक्ति मिली और मजदूरी करने को चलेंगे। और वहां प्रेमचंद इसलिए प्रेमचंद बन गए, इसलिए शताब्दी के रचनाकार बन गए, इसलिए कालजयी बन गए, क्योंकि उन्होंने किसानी संस्कृति के साथ जो विडंबनाएं घट रही थी उसके नब्ज को अच्छी तरह से पहचान लिया था। और उन्हें लगा कि भविष्य में यही होने वाला है। जब एक रचनाकार को भी लगे कि हाँ, यही घटना भविष्य में आगे और भी भयानक होने वाली है, तो हम उसे तथ्य के रूप में लें, जरूर लें, और उसमें अपनी दृष्टि से जो संभावनाएं बन रही है उसको पिरोएं। तो तथ्य में अपनी दृष्टि से बन रही संभावनाएं जुड़कर वह कथ्य बनेगा, चाहे कविता हो या कहानी हो या कुछ भी हो। अब यदि हम और आगे बढ़े तो बात आती है कि कविता में यदि चले, क्योंकि कविता की बात है, अब निराला की बात है। तोड़ती पत्थर कविता से हम सभी परिचित हैं और भी कविताओं से परिचित हैं। मैं चूंकि ये कविता 8वीं 9वीं और 11वीं में भी है, तो मैं मानकर चलता हूँ कि यहाँ जो नवलेखक, युवा लेखक है, परिचित है। अब उसमें जो कथ्य है तोड़ती पत्थर में, और एक तरफ कविता है भिक्षु में कथ्य है, निराला महाप्राण है। भिक्षुक कविता में बात आती है कि तुम अभिमन्यु बन सको, मैं वह कर दूं और तुम्हारे सारे दुख ले लूं। बहुत अच्छा लगता है सुनकर एक रचनाकार के लिए, हम गदगद हो जाते हैं। और आज की बात मैं बताऊं, मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास आया हुआ है नमस्ते समथर। उसमें उन्होंने लिखा है कि साहित्य के लिए, हमारे विडालिया जी बहुत परिचित होंगे इस षड्यंत्र से, राजनीति से, कि पुरस्कार किसको दे, कैसे दे। वहां उन्होंने कहा है कि रचनाओं को देखकर जब तय नहीं किया जाता है, तो मैत्रेयी पुष्पा कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि इतने दिनों या इतना लंबा जीवन काल हमने जो साहित्य में खपाया, संस्कृति को लाने के लिए, सभ्यता को लाने के लिए, संवेदना को जगाने के लिए, सब का सब बेकार। क्योंकि ये तो लेखकों की ही ऐसी स्थिति है, बुद्धिजीवियों की ही ऐसी स्थिति है। यानी कि साहित्य अपने उद्देश्य में मैत्रेयी पुष्पा की नजर में सफल नहीं रहा। अब सवाल उठता है कि निराला एक भिक्षु को अभिमन्यु बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि आज 1 रुपए का सिक्का दिया जाए भिक्षुक को, तो ऐसे नचाकर चेहरे पर फेंक देता है भिक्षुक कि 1 रुपया मिलता क्या है। अब उस कविता की जीवंतता हमारे लिए नहीं है, और यदि करते हैं तो वे करेंगे जो निराला के प्रति भावुक होंगे, उनको भगवान मानते होंगे।
लेकिन यदि कवि मानेंगे और उनकी रचनाओं को कथ्य की दृष्टि से परख करेंगे तो हमें यहाँ अब यह रचना आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ तोड़ती पत्थर है, मैं तोड़ती पत्थर, अंतिम पंक्ति है यह कि मैं तोड़ती पत्थर। हमारा कोई और अंत नहीं है, मजदूरनी श्रम करती ही रह जाएगी। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज की, सरकारी व्यवस्था की, रोजगार की व्यवस्था की ऐसी संरचना विकसित नहीं हो रही है कि श्रम के बाद विश्राम आए और जो आज मेहनत कश हैं कल उनका जीवन सुखमय बनने वाला है। इसलिए निराला ने जो कथ्य तोड़ती पत्थर में रचा उसका अभी भविष्य हमारे देश में कम से कम बहुत दूर तक है। इसलिए वह कविता हमें बहुत अपील करेगी। तो युवा लेखकों से कहना है कि कथ्य की पहचान सबसे पहले कर लेना बहुत ही जरूरी है। यदि नहीं करेंगे तो हम लिखते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। दूसरी बात कि जब हम रचना करते हैं तो नाटक में, कहानी में, उपन्यास में चरित्र गढ़ते हैं। अब चरित्र कैसा हो? डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके अनुसार भाषा हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे कि अब यदि चरित्र की हम बात करें तो मैं वैसे उदाहरण रखूंगा कि कोई फिल्म या सीरीज देखे फैमिली मैन, या फिल्म देखे स्टोन ऑफ गोल्ड, सिटी ऑफ गोल्ड, जिसका नाम भी हमने नहीं सुना, लेकिन उसको यदि उसके कथ्य को रखा जाए तो बड़ी बात आएगी। मैं सिर्फ भाषा की बात रख रहा हूँ। कहा जाता है कि जिस परिवेश से हम पात्र को लेते हैं हम उस परिवेश की शब्दावली को महत्व देते हैं। जैसे कल ही बात हो रही थी गीता श्री से एक कार्यक्रम में, उनकी कहानी का एक शीर्षक है डाउनलोड होते हैं सपने। वो सीधे सीधे कह सकते थे निम्न वर्ग के सपने या हमारे सपने, लेकिन उन्होंने एक शब्द लिया डाउनलोड। ये डाउनलोड शब्द ये डिजिटल वर्ल्ड का है, हमारे आज का है। हम डाउनलोड कर रहे हैं सब कुछ। तो यदि इस तरह के शब्द को लेकर हम भाषा की संरचना करें तो आज डाउनलोड होने वाले दौर के पाठकों के बीच हम पहुंच पाएंगे, उनकी संवेदना को प्राप्त कर पाएंगे और हम जुड़ पाएंगे। इसलिए शब्द अपने आप में महान है और कविता में तो कहा जाता है शब्द के परे जो अर्थ है वही कविता है। इसलिए शब्द की संरचना कविता में विशेष बन पड़ती है मेरी समझ से। और कविता लिखना चूंकि सबसे कठिन काम है जिसे हमने सबसे आसान काम बना लिया है। कहा जाता है जिस भी शहर में एक पत्थर कंकड़ उठाकर फेंके तो वही एक कवि है। तो मैं समझता हूं कि कवित्व की रुचि हो सकती है उनके अंदर, भावनाएं हो सकती है उनके अंदर, लेकिन वह विवेक हो यह जरूरी नहीं है। तो इस विवेक के लिए कथ्य को जहां ध्यान देना है वहां भाषा को ध्यान देना है। और एक बात जो अक्सर हमें महसूस होती है कि जब हम कहानी लिखते हैं तो दो तरह से बातें आती हैं। मैं अपने युवा साथियों से शेयर करना चाहूँगा। हम देखते हैं कि एक रचनाकार एक घटना का विवरण करते जाते हैं, वे कहानी कह रहे हैं नैरेटर के रूप में। और एक कहानी है जिसमें हम पाते हैं कि पात्र ही बहुत कुछ कहते हैं। अब हमें तय करना है एक लेखक की हैसियत से कि हम पात्र से कहलवाएं या पात्र की स्थितियों को हम खुद कहें। जैसे हाल फिलहाल एक कहानी पढ़ी मैंने, बहुत अच्छी कहानी है खरपतवार, और बहुत चर्चित कहानी रही है मुजफ्फरपुर की प्रोफेसर पूनम सिंह की कहानी है। तो वो नरेटर के रूप में है, खुद ही कहती जाती है, खुद ही। तो कथ्य तो हमें आकर्षित करता है लेकिन वह संरचना हमें विशेष प्रभावित नहीं कर पाती है। काश वह पात्र ही अधिक से अधिक बात को रखता। तो पात्र यदि अधिक से अधिक बात रखे तो हम भी चूंकि वैसी स्थितियों को झेलते हैं, हम भी एक पात्र खुद को महसूस करेंगे और हम उससे रिलेट कर पाएंगे। इसलिए कहानी लिखते समय इसके और एक फायदे हैं। मैं बड़े उपन्यासकारों का उदाहरण लेकर बात करूंगा कि जब कैरेक्टर से आप कहलवाते हैं तो फायदा यह है
कि हम दर्शकों पाठकों से सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं, और दूसरी इसकी एक संभावना होती है जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं रची हैं, स्वयं संजीव ने रची है रचनाएं, और यह तर्क रहा कि ऐसी रचनाओं पर भविष्य में, क्योंकि यह डिजिटल वर्ल्ड आ रहा है, साहित्य को बचाना है तो हमें इसे डिजिटल फॉर्म में लाना है, तो उस पर यदि सीरियल बन जाए, फिल्म बन जाए, तो उसके लिए डायलॉग की ज़रूरत है। तो उस समय रेडीमेड हमारे डायलॉग्स बने हुए रहेंगे। तो एक तो कथन हमें सीधे सीधे जोड़ता है, इसलिए कोशिश करें अधिक से अधिक पात्र बोलें, रचनाकार की तरह हम नहीं बोलें। जैसे ही हम बोलेंगे वैसे ही प्रेमचंद जैसे हावी हो जाएंगे कि प्रेमचंद ने सोचा कि बड़े घर की बेटी से ये करवा दे, तो उन्होंने करवा दिया, लेकिन समाज में संभव नहीं हुआ, तो प्रेमचंद बड़े घर की बेटी से नहीं जाने जाएंगे, कभी भी संभव नहीं है। बूढ़ी काकी की तरफ पूरी खिलवा दिए, उनका मन तक खिलवा देने का तो खिलवा दे, इसीलिए कहा कि प्रेमचंद के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है, घुमा देते हैं, पात्र बुरे होते हैं, अच्छे बन जाते हैं। लेकिन यदि समाज में अच्छे की संभावना नहीं दिखती है तो हम रचना में यदि दिखाएंगे तो वह रचना कमजोर हो जाएगी। इसलिए संभावनाओं पर हम हमेशा ध्यान रखें, तो शायद हमारा कथ्य मजबूत होगा, कैरेक्टर मजबूत होगा, और हमारा उद्देश्य, यदि सब कुछ हम ही कह दें तो पाठक क्या करेंगे। हम समझते हैं कि एक रचना जहाँ से समाप्त होती है, जहाँ समाप्त होती है वहीं से दूसरी रचना पाठकों के मन में यदि प्रारंभ नहीं हो पाती है तो उस रचना का जीवन लंबा नहीं हो सकता। जो किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो, क्योंकि बहुत अच्छा वक्तव्य था, मुझे लगता है कि प्रश्न जरूर उठे होंगे आपके मन में, कृपया है ना इनका दोहन कर दीजिए जो पिछले बिल्कुल है ना, वो अच्छा रहेगा, थोड़ा सार्थकता रहेगी शिविर की। तो आपसे बिल्कुल अनुरोध है। अच्छी झूठी अपुन का सर पूरे माहौल से अनजान राजू रोता हुआ बोला, वो रूबी नहीं मेरी माँ रतन है, रतन है साहब। अबे चुप रतन, ऐसा नाम किसको मांगता, चल हट, एक दूंगा खनपट्टी के नीचे खींच के, साला रंडी की औलाद। बोलते हुए लल्लन ने राजू को तेज करारी नजरों से देखा तो राजू सहम कर दीवार के पीछे हो गया। लल्लन चिल्लाकर बोला, अरे कोई है? एक हटता कटा स्याह काला आदमी मुंह में पान चबाता हुआ आ खड़ा हुआ, बोला, जी क्या है? अरे कितनी बार बोला, 303 नंबर की खोली से रूबी फटकू को तैयार करके ले आओ, यह हमारे साकेत मियाँ कब से खड़े हैं। नहीं नहीं साहब, देर क्यों होने लगी, अचानक आज तक कभी आपको निराश किया है, खास आपके लिए ही रखा है साहब। हाँ हाँ समझ गया, पैसे मिल जाएंगे, जितना तू बोलेगा, आज रात लेके जाता हूँ, अगर पसंद आया तो दोबारा भी, समझ गया ना? साकिब मियाँ ने आंखें नचाते हुए कहा, हाँ हाँ समझ गया।